तो दोस्तों हमने शुरुआत के 2 क्लास में संविधान तथा संविधान के प्रकार, उसके बाद संविधानवाद को समझा। आज के हम इस सेशन में शेड्यूल यानी अनुसूची को समझने की कोशिश करेंगे। शेड्यूल क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं शेड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था तो कुछ प्रोविज़न थे, कुछ प्रावधान थे जिन्हें हमारे संविधान निर्माता उस चीज़ को ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना भूल गए थे। तो हमारे संविधान निर्माता ने सोचा कि क्यों ना हम शेड्यूल नाम देकर उसमें नंबरिंग वाइज कर उन प्रोविज़न को ऐड कर देते हैं जो हम अपने संविधान में ऐड नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह शेड्यूल की आवश्यकता पड़ी और हमारे शेड्यूल का निर्माण हुआ। अगर बात करें ओरिजिनली तो हमारे शेड्यूल 8 थे, 8 थे, लेकिन बाद में संविधान संशोधन कर फिलहाल में प्रेजेंटली कुल 12 शेड्यूल्स हमारे संविधान में है। तो चलिए हम शेड्यूल को आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं शेड्यूल। कुल 12 शेड्यूल है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम 8 शेड्यूल थे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हमें नंबरिंग वाइज शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ऐसे करते करते शेड्यूल 12 तक जाएंगे और जानेंगे कि शेड्यूल हमें क्या बताता है और शेड्यूल में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल फर्स्ट से। शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटरी जुरिडिक्शन, यानी कि जो शेड्यूल 1 है हमें भारत के राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में बताता है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 इट इज related to the name of Indian state and their area and the name of union territory and their एरिया, ठीक है। तो शेड्यूल 1 हमें भारत के राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र। हमारे संविधान में फिलहाल कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। 29 राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो आइए हम देख लेते हैं वो कौन कौन राज्य हैं। तो राज्य को बताने की आवश्यकता नहीं है, हम केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केंद्र शासित प्रदेश इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के नाम। यूनियन टेरिटरी, अच्छा तो आप समझ गए होंगे कि शेड्यूल 1 क्या कहता है। तो शेड्यूल 1 भारत के राज्यों के नाम तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है ये समझिए। न्यायिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि किसी जहाँ मतलब वहाँ का जो सीएम है, चाहे लीडर है, वो कितना भूभाग तक न्याय कर सकता है, कानून बना सकता है, तो वही न्यायिक क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ हैं, तो इनका जो न्यायिक क्षेत्र है, यानी कि जितना यूपी का बाउंड्री है वहीं तक ये लॉ बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यही न्यायिक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। तो हमारे संविधान में फिलहाल 8 टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो पहला है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लद्दाख,
तीसरा है, देखिए, जो दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली था उसको क्या किया, मर्ज कर दिया गया। अब उसका नाम एक हो गया है दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। फिर चौथा की बात करें तो दिल्ली, पांचवा है चंडीगढ़, छठा की बात करें तो पौंडुचेरी, सातवां की बात करें तो लक्षद्वीप, आठवां की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो शेड्यूल 1 के बारे में हमने जान चुका है कि शेड्यूल 1 क्या कहता है। तो शेड्यूल 1 हमें भारत के राज्यों के नाम तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में शेड्यूल 1 हमें बताता है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 को हम इस एक ट्रिक से याद करेंगे। शेड्यूल 2, अच्छा नंबर 2 का मतलब समझते हैं। नंबर 2 का मतलब समझिए सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। तो कहने का मतलब ये है कि शेड्यूल 2 हमें सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में बताता है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी कितनी सैलरीज होगी, उनकी कितने अलाउंसेस होंगे, उनके बारे में हमें शेड्यूल 2 बताता है। जैसे प्रेसिडेंट हुआ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके सैलरीज अलाउंसेस के बारे में शेड्यूल 2 बात करता है। तो शेड्यूल 2 को हमने जान लिया। चलिए देख लेते हैं फिर से। देखिए शेड्यूल 2 इट इज अनुसूची 2 इट इज रिलेटेड टू सैलरीज, allowances and privileges। जैसे समझ लेते हैं वो कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जिनके सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में हमारा संविधान बात करता है। संविधान में कौन बात करता है, तो शेड्यूल 2। ठीक है, तो पहला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट यानी संसद डिसाइड करेगा। हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का सैलरी कितनी है इस टाइम, तो इस टाइम 5 लाख है। लेकिन अगर हम बात करें 2008 में सबसे पहले राष्ट्रपति की सैलरी को इंक्रीज किया गया था। उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी 1.5 लाख पर मंथ थी, लेकिन 2020 में इसे 5 लाख पर मंथ कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती है, उसे सैलरी मिलती है किस पद के लिए, तो राज्यसभा का सभापति होने के लिए। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है ये हम ना जान के चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ओके, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इसकी सैलरी कितनी होती है, तो 4 लाख। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट होने की नाते सैलरीज उसको प्रोवाइड नहीं की जाती है, उसे राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसे सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो ये हुआ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कितनी सैलरीज है, 4 लाख। अब आगे देखते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर
ऑफ लोकसभा चेयरमैन या चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, राज्यों के गवर्नर की सैलरी की बात करें तो 3.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले हम अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, नहीं पहले देख लेते हैं। देखिए फिर उसके बाद कैग, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, सॉलिसिटर, इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अगर हम कैग की बात करें तो इसकी सैलरीज के बारे में संविधान में बताया गया है, शेड्यूल 2 में। सॉलिसिटर के बारे में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। लेकिन देखिए ये जो दो इनकी जो सैलरीज है ये डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि सॉलिसिटर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरीज कितनी होंगी, और बाकी जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके सैलरीज को डिसाइड करने का काम किसके पास है, तो वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट उनके सैलरीज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। डिक्रीज तो होता नहीं, इंक्रीज ही होता है। तो ये रहा। अब आगे हम देखते हैं शेड्यूल 3। तो अभी तक में हमने शेड्यूल 1 पढ़ा। शेड्यूल 1 में क्या पढ़ा कि भारत के राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र। शेड्यूल 2 में पढ़ा हमने सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हैं। अब बात करते हैं हम शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किसके बारे में बात करता है, तो इन्हीं के ओथ यानी कि शपथ ग्रहण की बात करता है। ठीक है, जितने हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखा वही लोग क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। किसके सामने लेते हैं और कौन ओथ दिलाता है, इनके बारे में पूरी डिटेल में शेड्यूल 3 हमें बताता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल 3 के। हाँ, शेड्यूल 3 इट इज related to oath or affirmation। ठीक है, तो ये शपथ के बारे में बताता है। तो कौन शपथ दिलाएगा और कौन शपथ लेगा, तो इसके बारे में हमारा शेड्यूल 3 बात करता है। तो चलिए देखते हैं प्रेसिडेंट। सबसे पहले प्रेसिडेंट टेक्स ओथ बिफोर वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो शपथ लेता है किसके सामने, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कहने का मतलब है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। ठीक, उसके बाद अगर इसी का जस्ट उल्टा देखें तो वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ बिफोर प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है कौन, तो प्रेसिडेंट दिलाता है। उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक्स ओथ बिफोर किसके सामने लेता है, तो प्रेसिडेंट के सामने लेता है। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट ही नहीं, यहाँ पे CJI हुआ, सॉरी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक्स ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक्स ओथ बिफोर प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाता है। उसके बाद हाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट का जो जज होता है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है
टेक्स ओथ बिफोर गवर्नर। कहने का मतलब है कि गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओथ बिफोर। तो प्राइम मिनिस्टर किसके सामने शपथ लेता है? तो प्रेसिडेंट। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो भी शपथ लेते हैं किसके सामने? तो प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाता है। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, शेड्यूल 3 में उनकी शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम शेड्यूल 4 अनुसूची 4 में क्या बताया गया है। तो आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप लोगों को रिवाइज करना है और चीज़ें आप लोगों के अंडर में रहेगी। तो हमने शेड्यूल 1, 2, 3 देख लिया, अब शेड्यूल 4 को देखते हैं। शेड्यूल 4 क्या कहता है? तो शेड्यूल 4 इट इज़ रिलेटेड टू allocation of seats in the Rajya Sabha from states and union territory on the basis of population। देखिए शेड्यूल 4 यानी अनुसूची 4 क्या कहता है? तो अनुसूची 4 सीटों का वितरण के बारे में बात करता है कि राज्यसभा में सीटों का वितरण पॉपुलेशन के आधार पर होगा और राज्यसभा में जो सीटों का वितरण होगा वो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से होगा। तो कहने का मतलब यही है कि शेड्यूल 4 राज्य की सीटों का वितरण के बारे में बात करता है और इसमें कुछ नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे शेड्यूल 4 क्या कहता है। तो शेड्यूल 4 कहता है कि सीटों का वितरण कैसे होगा उसके बारे में शेड्यूल 4 में बताया गया है, यानी कि सीटों का वितरण राज्यसभा में राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से कैसे होगा। ठीक है, तो ये बातों का जो उल्लेख है वो शेड्यूल 4 में किया गया है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 5। तो शेड्यूल 5 जो है इट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। आइए हम शेड्यूल 5 को देखते हैं। शेड्यूल 5 क्या कहता है? शेड्यूल 5 इट इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन for schedule caste and schedule tribe and schedule tribes। तो जो स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बताया गया, क्या स्पेशल प्रोविज़न है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वो शेड्यूल 5 डिफाइन करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी क्रम में शेड्यूल 6। शेड्यूल 6, तो शेड्यूल 6 भी ये भी स्पेशल प्रोविजन के बारे में ही बात करता है, लेकिन ये राज्यों के बारे में बात करता है। किस राज्य को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है? तो जो हमारे पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यानी कि उसमें 4 स्टेट है जैसे कि मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, तो इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया हमारे शेड्यूल 6 के अंतर्गत। आप लोग इस तरह याद करिए, एस से 6 एंड एस से स्टेट, यानी स्टेट को क्या दिया गया? स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तो शेड्यूल 6 में बात किया गया स्पेशल प्रोविजन के बारे में। किनके बारे में? तो राज्य हैं, कौन कौन? 4 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम एंड असम, त्रिपुरा। ठीक है, तो शेड्यूल 6 हो गया। अब इसी क्रम में हम
शेड्यूल 7 को देखते हैं। देखिए शेड्यूल 7 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे वनडे हो चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, शेड्यूल 7 से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है किसी ना एग्ज़ाम में। तो शेड्यूल 7 स से 7 स से सूची, स से 7 स से सूची आप लोग इस तरह याद करिए। जो शेड्यूल 7 है ये सूची के बारे में बात करता है। हमारे संविधान में 3 सूचियाँ दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यानी 3 सूचियों के बारे में बात किया गया है। कहने का मतलब ये है कि आप याद करने का तरीका समझिए, स से 7 स से सूची, बस। तो आइए शेड्यूल 7 देखते हैं। शेड्यूल 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ट्रस्ट में। देखिए तो शेड्यूल 7 इट इज रिलेटेड टू लिस्ट, यानी ये लिस्ट से संबंधित है। कहने का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाएगा, तो उनके बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो देखिए पहला होता है कौन सा, यूनियन स्टेट या यूनियन लिस्ट। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। देखिए ओरिजिनली जब संविधान का निर्माण हुआ था तो यूनियन लिस्ट यानी कि वो लिस्ट, वो सब्जेक्ट्स जिस पर सेंटर लॉ बना सकती है, केवल और केवल सेंटर लॉ बनाएगी, उसमें स्टेट लॉ नहीं बना सकती है। यूनियन लिस्ट का अर्थ ही होता है। तो यूनियन लिस्ट में पहले कितने थे, 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन प्रेजेंटली 101 यानी 101 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। यानी कि 101 सब्जेक्ट्स पर यूनियन यानी कि सेंटर कैन मेक लॉ, यानी कि कानून बना सकती है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब 61 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। यानी कि स्टेट कैन मेक लॉ ऑन 61 सब्जेक्ट्स, यानी 61 सब्जेक्ट्स पे केवल और केवल राज्य कानून बना सकती है। उसके बाद अब बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट। देखिए जब अब बात हो गया सेंटर की और राज्य की, अब बचा कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसमें कानून राज्य और केंद्र दोनों की सहमति से बनता है, ठीक है। इसमें आपको स्टेट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा और केंद्र तो अप्रूवल देगा ही, ठीक है। अगर कोई भी अगर इनमें ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे, तो ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन प्रेजेंटली बात किया जाए तो 52 यानी 52 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर सेंटर और स्टेट कानून बना सकते हैं। तो यही था। अगर बात करें, देखिए हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि जो कंकरेंट लिस्ट है ये किस देश से लिया गया है। तो कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची को लिया गया है। देखिए कुछ लोग हिंदी से बोलते हैं कि हिंदी में भी बताया करो, तो देखिए ठीक है, ये जो होता है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शेड्यूल 7 किसके बारे में बात कर रहा है। तो शेड्यूल 7 सूची के बारे में बात करता है। कितने सूची दिए गए हैं हमारे शेड्यूल 7 में, तो 3 सूची दिए गए हैं। पहला होता है आपका कौन सा, तो यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। हिंदी में बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है कि इस 101 सब्जेक्ट्स पर केवल और केवल केंद्र कानून बना सकती है, उसे हम संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची की बात करें तो इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर केवल और केवल राज्य कानून बना सकती है, इसे हम राज्य सूची कहते हैं। और बात करें समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, तो वो लिस्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, तो उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये शेड्यूल 7 रहा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं शेड्यूल 8 की। अभी तक हमने शेड्यूल 7 तक पढ़ लिया है और अब हम बात करते हैं शेड्यूल 8। तो शेड्यूल 8 क्या कहता है। शेड्यूल 8 देखिए, शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। हमारे संविधान द्वारा 14 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो फिर उसके बाद संविधान संशोधन के अनुसार इसमें और
8 भाषाओं को जोड़ा गया, तो हमारे कुल 22 लैंग्वेजेस हो गए जिससे संविधान द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल प्रेजेंटली कुल कितने भाषाओं को संविधान द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, तो वो है 22। ठीक, तो 22 लैंग्वेजेस हैं जिसे हमारे संविधान द्वारा क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं वो कौन, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारे कितने भाषाएं थी, संवैधानिक भाषाएं, तो 14 थी। तो पहले हम उन 14 भाषाओं को देख लेते हैं वो कौन थी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर से करते हैं कश्मीरी, उसके बाद दूसरा हिंदी, तीसरा संस्कृत, चौथा उर्दू, पांचवा मराठी, छठवां पंजाबी, सातवां गुजराती, आठवां कन्नड़, नौवां मलयालम, 10वां तेलुगु, 11वां तमिल, 12वां उड़िया, 13वां बंगाली, 14वां असामीज। तो देखिए ये 14 भाषाएं थी जो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया था हमारे संविधान द्वारा। लेकिन बाद में संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 संविधान संशोधन किए गए, उसके बाद 8 भाषाओं को और रिकॉग्नाइज किया गया हमारे संविधान द्वारा। तो फिलहाल हमने वो देख लिया जो 14 भाषाएं थी जो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था, और बाद में जो संविधान संशोधन के बाद जो रिकॉग्नाइज किया गया, अब उन भाषाओं को हम देखेंगे तो वो कुल 8 भाषाएं थीं जिन्हें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया था। चलिए तो हम देख लेते हैं उन 8 भाषा